लोग ये चैनल देख रहे हैं उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आपको विनती है। नमस्कार। सिंगापुर संगम के YouTube चैनल के आज चौथे भाग के लिए सिंगापुर हिंदी संगम की आवाज की कड़ी में हम जिनसे मिलने वाले हैं वे सिंगापुर में बहुत खास भूमिका भारतीयों के जीवन में निभाती हैं, क्योंकि जब भाषा की बात होती है तो संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और उसको सहेजने में संग्रहालयों की जो भूमिका है उसकी कोई तुलना नहीं है। हमारी सांस्कृतिक विरासत किस प्रकार हमारे अस्तित्व को औरों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है, इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण सिंगापुर में संग्रहालयों के माध्यम से देखा जा सकता है। और जब हम उनकी बात करते हैं तो दक्षिण एशियाई विरासत को सहेजने का जब हम जिक्र करते हैं या भारतीय विरासत को, तो एक बहुत प्रमुख नाम आता है डॉक्टर गौरी पारिमू कृष्णन जी से। तो नमस्कार गौरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे सिंगापुर संगम हिंदी के इस कार्यक्रम में, इस मंच पर। अब मैं थोड़ा सा गौरी जी के बारे में कुछ औपचारिक परिचय देना चाहूंगी। वैसे तो उनका परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ छोटी जो संक्षिप्त बातें हैं सिर्फ मैं अभी वही कहूंगी। डॉक्टर गौरी पारिमू कृष्णन जी एक स्वतंत्र संग्रहाध्यक्ष हैं, संग्रहाध्यक्ष जिसे अगर हम आजकल अंग्रेजी में क्यूरेटर ज्यादा जानते हैं। साथ ही वो संग्रहालय सलाहकार हैं जो भारत और सिंगापुर, खासकर सिंगापुर में बहुत अधिक कार्य कर रही हैं। वो हमारे सिंगापुर में इंडियन हेरिटेज सेंटर नामक संग्रहालय जिसकी स्थापना हुई 2015 में, और इस संग्रहालय में अगर हम देखें तो इसकी मुख्य संग्रहाध्यक्ष डॉक्टर गौरी पारिमू कृष्णन जी रही हैं। इन्हीं के निर्देशन में ये पूरा संग्रहालय अपने रूप में आया। इसके साथ ही एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम सिंगापुर का, शायद ही कोई इसे न जानता हो या जो भी यहाँ आता हो यहाँ न जाता हो, उसके दक्षिण एशियाई विभाग की उपनिदेशक रह चुकी हैं और वहाँ जो शोध और प्रकाशन से संबंधित कार्य हैं उसकी भी वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कल्चर एकेडमी, फेलोशिप एंड रिसर्च एट कल्चर एकेडमी की निदेशक वो रही हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा वैसे भारत के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से प्राप्त की है, लेकिन इस समय वो सिंगापुर के नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में म्यूजियम स्टडीज एंड क्यूरेटरशिप पढ़ा रही हैं। भारत में तो कई जगह उन्हें सम्मानित किया ही जा चुका है। इसके साथ ही सिंगापुर में वो गवर्नमेंट कमेंडेशन मेडल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेडल के लिए भी उन्हें के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि उनका जो कला और हमारी विरासत से संबंधित कार्य है वो अतुलनीय है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अब उनसे सीधे हम उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आज ये बातचीत थोड़ा सा अलग रखते हुए इसे हम प्रस्तुति की तरह रखेंगे, तो ये मंच मैं पूरी तरह से उनको समर्पित करती हूँ और बाद में कुछ प्रश्नों के द्वारा फिर हम बातचीत करेंगे। तो गौरी जी, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। ये पहला मौका है मेरे लिए, अवसर है कि जब मैं हिंदी में अपने भारतीय बंधुओं के साथ और जो भारत से ओरिजिन करते हुए जो लोग अभी सिंगापुर में बसे हैं उनके साथ मेरे छोटे अनुभव, 27 साल के अनुभव का कुछ आदान प्रदान और विचार मैं आपके साथ साझा करूंगी और फिर आपसे बातचीत करूंगी। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
ओके, अभी प्रेजेंटेशन शेयर हो रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो मैं शुरुआत करती हूँ। हाँ, तो मैंने इस प्रेजेंटेशन का जो शीर्षक दिया है वो है म्यूजियलाइजेशन। इट्स लाइक म्यूजियम और रियलाइजेशन, या तो एक म्यूजियम को कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया जाता है, और इसके बारे में मैं इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ कुछ बातें प्रस्तुत करूंगी जो हमारी कला और हमारी जो विरासत है और जो भारतीय समुदाय की जो का इतिहास है और उसमें जो विविधता है उसका इतिहास सिंगापुर में, ये मेरा रिसर्च का टॉपिक रहा है, ये मेरे प्रोफेशन का टॉपिक रहा है। और मैंने शुरुआत जो की एशियन सिविलाइजेशंस म्यूजियम में, वहाँ दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया, ऐसे 4 डिविजन्स थे। और इनमें से जो वेस्ट एशिया और साउथ एशिया, ये टोटली नए थे। मतलब ये कॉन्सेप्ट ही था जो हमारे पूर्व मंत्री थे, फॉरेन अफेयर्स के मंत्री थे और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड द आर्ट्स, मीका, ये 1993 की बात है। मिनिस्टर जॉर्ज यो, उनका कॉन्सेप्ट था। और तब एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम शुरू नहीं हुआ था, उसका सिर्फ एक संकल्पना थी। और 93 से 2003 तक, मतलब 10 वर्ष में हमने उसको डेवलप किया। और उसके साथ साथ हमने एग्जीबिशंस भी की, मतलब जो हम टेम्पररी एग्जीबिशन कहते हैं, उनके बारे में भी मैं थोड़ा बताऊंगी। और जो इस साउथ एशिया का जो गैलरी थी जो बनानी थी हमें, उसके पास, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कोई कलेक्शन ही नहीं था। वी हैड नथिंग, मतलब बिल्कुल आप है ना क्लीन स्लेट। तो वहां से हमें शुरुआत करनी थी। सो संकल्पना से परिकल्पना तक का पूरा दायरा जो था वो हमें सोचना था और हमें समझना था। तो हमने इसमें 3 पहलू शुरुआत से हमने सोचे कि इन कैसे हम इसको डेवलप करें। तो हमने ये सोचा कि पहले हमें अमूर्त विरासत और मूर्त विरासत, इन दोनों का डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो मतलब एक आर्काइव बनाना है। तो इस आर्काइव के फिर बेसिस पे हम अपनी जो गैलरी की अलग अलग विषय, जो थीम्स जिसको कहते हैं, वो हम कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सबसे पहले डायरेक्टर ने निर्देशन दिया कि भाई आप कम्युनिटी को समझिए। और इसमें हमारी जो मतलब इंडियन, मले, चाइनीज, ये सारे जो सिंगापुर के जो विविध समुदाय हैं, उन सब की जो पैतृक विरासत है उसको समझिए, मतलब एंसेस्ट्रल कल्चर्स, कि कहाँ से ये हेरिटेज हम लाए हैं। और ये जो 1920th सेंचुरी में, सिंगापुर तो 200 साल से ही बसा हुआ है, तो इन लोगों ने कौन सा हेरिटेज अपने साथ लाया है जिसका अभी वो लोग अपना उसको हम वो प्रचलित रख रहे हैं। मतलब जो लिविंग ट्रेडिशन है, जिसको हम कहते हैं अनुभव या स्मृति अनुभव या जीवित संस्कृतियां जो वो साथ लेके आए हैं, सिंगापुर में आज देखने को मिलती हैं। तो ये 3 पहलुओं से हमने शुरुआत की और हमने डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया। हम साउथ इंडिया भी गए, ये आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में हम गए, क्योंकि सिंगापुर के मेजॉरिटी कम्युनिटी तमिलनाडु से है और साउथ के ज्यादा कल्चरल फीचर्स यहाँ पाए जाते हैं। और फिर हमने सिंगापुर के भी इंडियन कल्चर को स्टडी किया। तो ये जैसे आपने देखा होगा, फायर वॉकिंग, तैपूसम, तीमिति, ये दोनों फेस्टिवल्स काफी प्रचलित हैं। और मैंने भी अपनी रिसर्च इस टॉपिक पे पिछले 15-20 सालों से की है, कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे हैं। तो ये एक मेन स्ट्रीम कल्चर है जो भारत में बहुत ही छोटे छोटे पॉकेट्स में, जो शहरों में नहीं मगर गांव में देखने को मिलते हैं। और यहाँ सिंगापुर में वो मेन स्ट्रीम कल्चर है। तो पहले तो हमें ये समझना है, और फिर इसको हमने कैसे, इसका निरूपण हमने गैलरी में कैसे किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये विलेज गॉड्स की गैलरी है और ये टेम्पल आर्किटेक्चर की गैलरी है, जहाँ पे हमने स्कल्पचर्स को एक कॉन्टेक्स्ट में बिठाया है, तो ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो कल्चर आप देख रहे हैं वो किस तरह से कंसेप्चुअलाइज हुआ है और वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है। तो ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ एक
विरासत है जो बहुत पुरानी है। भले सिंगापुर 200 साल पुराना ही है, लेकिन ये जो हेरिटेज है, इंडियन हेरिटेज, और भी पुराना है। और हमने जैसे ये मंदिर का फेस्टिवल है मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का, जहाँ पे इस तरह के गरुड़ और घोड़ा और इस तरह के वाहनों पे भगवान को बिठा के पूरा ये शादी का माहौल है, जहाँ पे कुछ लाखों की तादाद में लोग आते हैं ये पार्टिसिपेट करने के लिए इस फेस्टिवल में, इस त्योहार में। तो इस तरह के हमने डॉक्यूमेंटेशन स्टडी किए, फिर उनका निरूपण गैलरी के डिजाइन में बदला। तो ये जो है एक कनेक्शन ऑफ लिविंग हेरिटेज, जीवित संस्कृतियों का जो गैलरी डिस्प्ले के साथ, प्रदर्शनी के साथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे काम में, जो हमने इस तरह से क्रिएट किया। और बाद में हमने जो विविध समुदाय हैं साउथ के ही, मतलब तमिलनाडु के ही, जिसमें सबसे प्रमुख है ये चेट्टियार कम्युनिटी, जो मनी लेंडर्स थे और ये व्यापारी भी थे, और ये कई सालों से ब्रिटिश के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में आके बस गए थे। और इनका जो लाइफस्टाइल है, इनका जो जीवन जीने की शैली है, ये हमने स्टडी किया। और इनका जो वास्तुशिल्प है, वास्तुकला है, उसको भी हमने गैलरी में डिस्प्ले की। तो ये हमारा एक रेफरेंस हो गया ऑफ द हेरिटेज ऑफ द साउथ इंडियन कम्युनिटी इन सिंगापुर। और फिर 2003 में म्यूजियम का ओपनिंग हुआ, लॉन्च हुआ। तो तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर गो चोक टोंग, वो आए थे इनॉग्रेशन के लिए। और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट और मिसेस नाथन भी आए थे म्यूजियम देखने के लिए। तो इसको काफी सराहा गया। और जो हमारी साउथ एशिया की जो गैलरी लगी वो काफी लोगों को पसंद आई, क्योंकि उसमें एक तरह से हमने ओरिजिन कल्चर, जो अनुभूति है कल्चर की, वो दिखाने की कोशिश की थी। जस्ट आर्टिफैक्ट्स को डिस्प्ले करके पेडेस्टल पे रख दिया, ऐसे नहीं किया। हमने इंटरैक्टिव्स भी लगाए थे, हमने डिजिटल, उस वक्त तो बहुत अर्ली डेज थे डिजिटल इंटरैक्टिविटी का, पर वो भी हमने कोशिश की थी ताकि अलग अलग उम्र के लोग और अलग अलग एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के लोग हमारे म्यूजियम को अपनी तरह से देखे और एंजॉय कर सके। सो ये जो बात है वो गैलरी की है। अब आगे देखते हैं परमानेंट टेम्पररी एग्जीबिशंस की। तो 1994 में हमने एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगाई थी। ये भारत सरकार और सिंगापुर सरकार के साथ करार हुए थे, कल्चरल MOU हुआ था, और ये सबसे पहला एग्जीबिशन था। इसका नाम था अलंकार 5000 Years of India, जिसके लिए मुझे सबसे पहले सिंगापुर में बुलाया गया था कि एग्जीबिशन को क्यूरेट करें। और इसमें हमने 300 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लगाए थे, जो 9 थीम्स थे। और हमने पूरी जो 5000 साल की भारत की संस्कृति और विरासत है उसको थीमेटिक वे में अरेंज किया था। और ये भी एग्जीबिशन इतना पॉपुलर हो गया, जो 165,000 विजिटर्स केम टू सी दिस एग्जीबिशन। और इससे भारतीयों की जो पहचान और एक अपनी प्राइड, अपने हेरिटेज की, वो बहुत बढ़ गई। और उसके बाद फिर हमने और भी एग्जीबिशंस लगाए। इसकी खूबी ये थी कि हमने ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन भी लाए थे, और हमने चारों प्रांत के एक वीकेंड फेस्टिवल भी किए थे, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स, फूड, परफॉर्मिंग आर्ट्स, लेक्चर्स बाय स्कॉलर्स। तो हर एक इंटरेस्ट वाले ऑडियंस को इसमें कुछ समझना और जानना मिला, और ये काफी पॉपुलर हो चुके थे। इसके बाद हमने जो है वो सिर्फ साउथ एशिया नहीं, पर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का समन्वय, कल्चरल ट्रांसमिशन, इस पे थोड़ा जोर दिया, क्योंकि हमारा तब म्यूजियम खुल चुका था। तो ये इनॉग्रल शो था रामायणा लिविंग ट्रेडिशन 97 में। और उसके बाद 2010 में हमने दूसरा एक एग्जीबिशन भी किया ऑन रामायणा रिविजिटेड, अ टेल ऑफ लव एडवेंचर एंड A Tale of Love and Adventure at the Peranakan Museum। तब ये जो आर्मेनियन स्ट्रीट का बिल्डिंग था, वो
तब पेरानाकान म्यूजियम बन चुका था और एशियन सिविलाइजेशंस म्यूजियम 2003 में एम्प्रेस प्लेस में खुल गया था। तो ये दो वेन्यूज में हमने दो अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने रामायण को प्रेजेंट किया था और इसमें भी हमने ये कोशिश की थी कि लोगों को कुछ नया देखने को मिले। तो अगर आप ये जो हनुमान जी की जो मूर्ति है इसको पहचान सकते हैं, ये बनारस का टॉय है, जो वुडन टॉयज होता है ना बनारस में, विश्वनाथ गली में मिलते हैं। तो मेरा विश्वनाथ मतलब बनारस का कनेक्शन काफी पुराना है। तो हमने ये जो एयरवेल है उसके अंदर ये जो छोटा सा खिलौना था उसको बहुत बड़ा एनलार्ज करके लटका दिया था, ताकि लोगों में एक उत्साह जगे कि ये क्या है, ये क्या, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और हनुमान जी का एक जो कैरेक्टर है वो भी लोगों को समझ में आए। और इसमें हमने लिविंग ट्रेडिशंस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें जावा से, मलेशिया से, कंबोडिया से आर्टिस्ट को बुलाया था और रामायण प्रेजेंट किया था। और गैलरी के अंदर स्टोरी टेलिंग के भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे ताकि लोगों को स्टोरी समझ में आए। मतलब बहुत ही सिंपल अप्रोच था। सारे कांड, सातों कांड के 7 थीम्स अरेंज किए थे और उसमें फिर हमने शैडो पपेट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स वगैरह डिस्प्ले करके सारी जो कहानी है वो पर्सपेक्टिव फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो साउथ ईस्ट एशिया, दोनों तरफ से हमने इंटरप्रिटेशन रामायण का इस तरह से डिस्प्ले किया था। सो ये बालिनीज रामायण है शैडो पपेट का, जो जिसमें हमने विजिटर्स को दोनों तरफ जाने की अनुमति दी थी। मतलब जो दलांग का साइड है, जो पपेटियर का साइड है और जो ऑडियंस का साइड है, दोनों साइड से लोग बैठ के देख सकते हैं। तो काफी इंटरैक्टिव और एक्सेसिबिलिटी हमने बढ़ाई थी। और आर्ट वर्क्स भी आप देख सकते हैं जिसमें जैसे बसोली पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है, आंध्र का चेरियाल पेंटिंग है, ये सिल्वर रेपुसे में म्यांमार का सिल्वर बोल है, काफी बड़ा बोल है जिसमें रामायण के प्रसंग का रूपांतर है। तो ये हमारा ये भी अप्रोच रहा है कि वी शुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन हाई आर्ट एंड लो आर्ट, everything should be displayed with the same amount of importance and significance. और फिर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन भी हमने उस वक्त लॉन्च किया था। और हमने बच्चों के लिए भी एक स्पेशली सिंपल स्टोरी के माध्यम से एक बुकलेट भी बनाई थी जिसमें ये जो पेंटर्स हैं, बसोली पेंटिंग की स्टाइल के पेंटिंग्स जो डिजाइनर ने अडेप्ट किए थे, ताकि लोगों को ये भी समझ में आए कि इंडियन पेंटिंग ट्रेडिशन क्या है। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जीबिशन के ऊपर थोड़ी नजर डालेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2006 और 2007 में एक नालंदा मेंटोर ग्रुप एस्टेब्लिश हुआ था सिंगापुर में, और ईस्ट एशिया कंट्रीज के कई सारे प्राइम मिनिस्टर्स उसको सपोर्ट, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स उसे सपोर्ट कर रहे थे, और सिंगापुर वाज आल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व। तब एक डेलीगेशन गया था बिहार, तो मुझे भी इनवाइट किया था लेट डॉक्टर बालाजी सदाशिवन के लीडरशिप में। और उस वक्त जब हम ट्रैवल कर रहे थे बिहार में, तो हमने देखा कि बहुत सारा मटेरियल है जो हम एक एग्जीबिशन के तौर पे सिंगापुर ला सकते हैं और नालंदा की जो सिग्निफिकेंस है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये नालंदा ट्रेल एग्जीबिशन वाज एंडोर्स्ड बाय द ईस्ट एशिया समिट दैट वाज हैपनिंग द ईयर लेटर, 1 साल के बाद हो रही थी। और उसमें ये पहली बार एशियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में हुआ था कि 16 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर हमारे म्यूजियम में एक साथ प्रेजेंट थे, मौजूद थे। और हमारे दोनों जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं, हमारे दोनों प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने स्पीचेस दिए थे और बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो खड़े हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, वो ताम्रपत्र है उनके पीछे जो आप देख सकते हैं। ये पाल पीरियड का है, पाल वंश के समय में बना हुआ है, जो नालंदा से मिला था। और इसमें श्री विजया पीरियड का और श्री विजया डायनेस्टी का एक राजा है बलपुत्र देव, उसने एक मोनेस्ट्री के लिए डोनेशन किया था जिसको एक्नॉलेज किया गया था
पाल वंश के तीसरे राजा देवपाल देव ने कुछ 9th सेंचुरी में, और इसमें 5 गांवों का डोनेशन हुआ था फॉर द अपकीप ऑफ दिस मोनेस्ट्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशंस इन एंशिएंट पीरियड का एक उदाहरण है। और हमने अगेन बहुत बड़ा एक आर्काइव क्रिएट किया था, हम गए थे डॉक्यूमेंटेशन करने, और ये सारे मोनेस्ट्रीज के व्यूज हमने बड़े ब्लो अप करके गैलरी में डिस्प्ले किए थे। और सेंट्रल एशिया का भी मटेरियल हमने लोन पे बोरो किया था फ्रॉम नेशनल म्यूजियम। ये ऑरल स्टाइन करके एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने तुनहुआंग की जो केव्स हैं वहां से बहुत पुराने पेंटिंग्स पेपर में और क्लॉथ कपड़े पर लाए थे, और वो कलेक्शन अभी नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, जो कभी बाहर नहीं गया है, भारत के बाहर नहीं गया था। ये पहली दफा इट वाज लेंट टू अ फॉरेन म्यूजियम। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेयर एग्जांपल्स। और ये स्कल्पचर्स भी हमने कॉन्टेक्सचुअल वे में डिस्प्ले किए थे, और पूरा एक जर्नी का जैसा एक्सपीरियंस किया था, जिसमें जो 3 बौद्ध भिक्षु चाइना से आए थे भारत पढ़ने के लिए, नालंदा पढ़ने के लिए, यीजिंग, शुआनसांग एंड फासियान, ये 3 जो इम्पोर्टेंट चाइनीज, मतलब बहुत सारे हैं मगर ये 3 वेल नोन हैं, तो उनकी जर्नी को जैसे हमने एक्सप्लोर किया था इस एग्जीबिशन में। और नेशनल म्यूजियम जकार्ता से भी हमने काफी इम्पोर्टेंट श्री विजया स्कल्पचर्स, ब्रॉन्जेस, बुद्धिस्ट ब्रॉन्जेस भी डिस्प्ले किए थे, ये बौद्ध नेटवर्क को समझाने के लिए इंडियन ओशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट वाज द रेलिक ऑफ बुद्धा। तो एक पिपरावा करके एक साइट है इंडिया नेपाल बॉर्डर पे, तो वहां से एक कैस्केट मिला था जिसके अंदर भगवान बुद्ध के बोन अवशेष मिले हैं। तो ये हमारा स्टार पीस करके स्टार एग्जिबिट था, जो हमने यहाँ इस तरह से ये बड़ी जो थ्रोन जैसे है उसमें डिस्प्ले किया था। एंड वी हैड द बेनिफिट ऑफ मेनी बुद्धिस्ट कम्युनिटीज फ्रॉम सिंगापुर जो आके गैलरीज में चैंट करते थे, और स्कूल के बच्चों को भी मतलब जो उनके संडे स्कूल के बच्चे थे उनको भी लेके आए थे। तो हमने काफी सारे प्रोग्राम्स इस तरह डेवलप किए थे इस एग्जीबिशन के साथ, जहाँ पे कम्युनिटी का इंटरैक्शन या कम्युनिटी का बेनिफिट सबसे ज्यादा उनको मिले। तो ये काफी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। ये मेरी आखिरी स्लाइड है, अभी हम इसके बाद और बातचीत करेंगे। ओवर टू यू संध्या जी। बहुत बहुत जिसको कहते हैं कि जानकारी इतनी सारी, और ये लोगों तक पहुंचेगी तो मतलब हिंदी में पहुंचेगी, अंग्रेजी में तो बहुत बार पहुंची है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, मुझे खुद भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। और रामायण विजिटेड वो तो मैं भी देखने गई थी, 2-3 इसमें से प्रदर्शनियां मैं खुद भी देखने गई थी। और मुझे अभी याद आ रहा है कि जो आपने डालांग और उसकी बात की थी, वो हम लोगों ने भी दोनों तरफ से कि किस तरह से दिखता है, देखें उसको। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे हमें मिली। एशियन सिविलाइज, कुछ छोटे से प्रश्न मैं 1-2 ऐसे जस्ट पूछना चाहूंगी। तो एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम का जो पूरा एक जो उसकी संकल्पना थी, तो इसमें आपको क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक आपको काम करना पड़ा होगा, तो कुछ लोग जो बहुत जिनकी वजह से आपको कई चीजें मिली या कई तरह के, तो ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जो बहुत खास रहा हो उस पूरे प्रकरण में, वो बनाने में, जो गैलरी आपने बनाई, ऐसा कुछ अभी याद आ रहा हो? ऐसे तो बहुत अवसर थे और बहुत चुनौतियां भी थी, और कई ऐसे भी मकाम थे जब हमने सोचा कि बस अब चलो छोड़ दो, गिव अप करो, और हम डटे रहे। एक तो मैं ये बताऊंगी कि ये जो पूरा जो अनुभव था ये पहली बार था सबके लिए, मतलब डायरेक्टर से लेके क्यूरेटर्स और मैनेजमेंट सबके लिए पहला अनुभव था कि
कभी ऐसा कोई नया एग्जीबिशन, नई बिल्डिंग जिसको हम म्यूजियम कहें, वो कभी बनी नहीं थी सिंगापुर में। एक नेशनल म्यूजियम ही होता था जो एकदम, लोग हमें ऐसे कहते हैं, हम तो एक बार प्राइमरी स्कूल में गए हैं बस, उसके बाद कभी गए नहीं है। तो फ्रॉम देयर ये जो 90s, अर्ली 90s की जो बात करें कि जो शुरुआत के साल थे, जब सभी लोग पहली बार ही ये सब कर रहे थे, तो हम सीखना सिखाना, और हम लोग इतना तत्पर रहते थे कि कहीं भी जाके हमें कुछ भी सीखना मिले, किसको भी मिले, किसी से भी बातचीत करें, हम हमेशा इसमें से क्या सीखना और इसमें से हम क्या अडेप्ट करके हमारी गैलरी में इसका इस्तेमाल करें, इस कोशिश में रहते थे। तो ये मुझे बहुत ही मतलब मैं हमेशा ये बात अभी भी कहती हूँ, और क्योंकि अब हमारे पास 25 साल का जो वो एक हाइंडसाइट है, हम कह सकते हैं कि भाई हमने यहीं से शुरुआत की थी और हम सबका ये ट्रेनिंग ग्राउंड था। तो ये मैं शेयर करना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छे अवसर थे, बहुत चुनौतियां भी थी, मगर हमने दोनों का काफी अच्छा इस्तेमाल किया। नहीं, बिल्कुल वो तो हुआ ही होगा। मुझे अभी भी याद है जब रामायणा हम देखने उसका वो गए थे, जो प्रदर्शनी लगी थी, तो आपने जिस हनुमान की बात की वो वहाँ उस पर भी प्रिंट करके भी वो उस समय, क्योंकि इंटरैक्टिव जो आपने बात की थी, तो मेरे बेटे ने उसको किया था और अभी भी मेरे फ्रिज पर वो है। तो वो कई सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी थी जो जिसको प्रिंट करके फिर आप पहले उसको थोड़ा सा वो आपको करने देंगे और फिर प्रिंट करके दे रहे थे। तो ये पहली बार हुआ था सिंगापुर में जब या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब बहुत शुरुआत में, मतलब इट वाज न्यू। हाँ, तो एक्साइटमेंट थी और बच्चों को वो बहुत पसंद आया था, और हमने बच्चों के फोकस से ही किया था, तो ये हनुमान जी को देख के सब बहुत खुश हो जाते थे। हाँ, नहीं बिल्कुल। और क्योंकि उस तरीके से जो एक हम संस्कृति की बात करते हैं, तो एक पूरी संकल्पना रामायण या जो भारतीय संस्कृति की थी, उसका बहुत अच्छा एक हमें रूप देखने को उस समय मिला था। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम था और इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। आईसीसीआर के साथ भी आपने कुछ काम किया है, तो वो किस तरह से अलग था? हाँ, आईसीसीआर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल म्यूजियम। अच्छा, होता है कि जब भी हम एग्जीबिशंस लाते हैं तो सबसे पहले हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है। ऑफ कोर्स म्यूजियम के साथ तो हम कोलैबोरेट करते ही हैं, पर सबसे पहले हमें अप्रूवल के लिए एएसआई के पास जाना पड़ता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये हमारा काफी अच्छा अनुभव रहा उनके साथ, हमको भी बहुत कुछ सीखना मिला। और हर एग्जीबिशन के मतलब जो चैलेंजेस हैं और जो चुनौतियां हैं वो अलग होती हैं हर एग्जीबिशन की। तो ये हमने देखा कि हमेशा हमें अच्छा कोऑपरेशन मिला है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ भी हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, क्योंकि वहीं से हमें एग्जीबिशंस अप्रूवल में मिलता है, तो इट्स द हाईएस्ट अथॉरिटी। तो ये सारे अनुभव काफी अच्छे रहे। और मैं ये कहूंगी कि कई बार ये भी होता है, मतलब मैं खुद अपना प्रेस नहीं करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब लोग हमेशा कहते हैं अच्छा गौरी है ना, सब ठीक हो जाएगा। तो एक प्रोफेशनल जो कोलैबोरेशन में जो एक ट्रस्ट बनता है, वो हमने काफी महसूस किया कई कई वर्षों तक। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि गौरी है तो सब ठीक हो जाएगा। और एक आपने बात जो की थी ताइपुसाम और तिब्बती की, मतलब ये सिर्फ अभी एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम के उसमें नहीं, लेकिन वैसे भी मैं पूछना चाहती थी, सिंगापुर में बहुत ज्यादा है उसका, जितना भारत में नहीं है। तो ये आप मतलब इसको किस रूप में आप देखती, क्यों ऐसा है? हाँ, ये मेरा भी प्रश्न था। जब हमें पहली बार सिंगापुर आए थे तो हमको हमारे रिलेटिव्स देखने ले गए थे। वैसे सिंगापुर में है, भारत में कम है ऐसा नहीं है अब, क्योंकि जो तमिल डायस्पोरा है, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर कि जो तमिलनाडु से निकले हैं वो भारत में भी कई जगहों पे जाके बसे हैं, और जहां जहां मुरुगन मतलब स्कंद कार्तिकेय का मंदिर है जैसे दिल्ली में, तो वहां पर भी कावड़ी उठाते हैं और ये तैपूसम सेलिब्रेट होता है, लेकिन बहुत छोटे पैमाने, तो लोगों को दिखता भी नहीं है। पर ये मतलब मुझे मेरे मदर इन लॉ से सीखने को मिला था। तो ये जैसे मलय मंदिर है दिल्ली में,
वसंत विहार के पास, तो वहां पे लोग जाते हैं और बहुत बड़ा मंदिर है, बट वी डोंट सी इट एज मेन स्ट्रीम। अब जैसे सिंगापुर में जहाँ डायस्पोरा, अगेन तमिल डायस्पोरा हैज कम एंड सेटल्ड हियर, तो उन लोगों ने ये अपना प्रैक्टिस शुरू की, अपनी जो उनकी विरासत ही कहें समझो, इनके लिए बहुत क्रिटिकल है और मुर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो छोटे पैमाने पे उन्होंने शुरू किया होगा, वो बढ़ते बढ़ते और विकसित होते हुए और बढ़ गई। और अब क्या हो रहा है कि इसमें चाइनीज लोग भी शामिल हो रहे हैं, इसमें दूसरे रिलीजन के लोग भी आ रहे हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से इसको इस तरह देखना है कि ये, क्योंकि सिंगापुर एक छोटा आइलैंड है और इसका जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सबसे पहले हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड को ब्रिटिश के समय से ही दिया गया है। और ये मलेशिया में ऐसा नहीं है, बट सिंगापुर में है कि शुरुआत होती है पेरुमाल टेम्पल से और लोग टैंक रोड जाते हैं। तो ये जो जर्नी है, इसका मैनेजमेंट और इसका कोऑर्डिनेशन और ट्रैफिक रूल्स वगैरह वगैरह, तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है। ये भी जैसे तीमती है, उसमें भी पेरुमाल टेम्पल से शुरू होके सब लोग चाइना टाउन जाते हैं, तो सारे मेन आर्टीरियल रोड्स आर इन्वॉल्व। तो ये एकदम दिखता है, विजिबल भी है और इसके कोऑर्डिनेशन भी काफी चैलेंजिंग है। और भारतीय संस्कृति जो सिंगापुर में है, इसमें ये तमिल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रोमिनेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और शायद हम मंदिर संस्कृति पर एक बार फिर बात उस पर हम करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है और आपके पास इतना ज्ञान है, तो वो बिल्कुल हम तक पहुंचे। जैसे आप ने कहा कि 1994 में पहली बार आपको बुलाया गया इसके लिए, कैसा लगा उस समय कि ये जाकर वहां करना चाहिए, या बहुत ज्यादा चुनौती होगी क्योंकि अपना देश नहीं है? और तो वो थोड़ा सा एक छोटा अनुभव अगर कोई हो तो वो बताइए। ऐसा था कि मैं और मेरे हस्बैंड दो अलग शहरों में रह रहे थे। वो दिल्ली में थे, मैं बड़ौदा में थी, और हमारी इच्छा ऐसी थी कि हम अब साथ में रहें। तो हम सिंगापुर आए और हमको यहाँ पे दोनों को जॉब ऑफर्स मिले। तो हमने कहा जहाँ पे भगवान ने भेजा है तो चलेंगे। तो हमने उस वक्त कोई चुनौती या ऐसा कुछ नहीं सोचा था, हमने यही सोचा था कि चलो अब गृहस्थी बसा रहे हैं। फिर जब धीरे धीरे काम बढ़ता गया और जिम्मेदारियां बढ़ती गई, तब मुझे समझ आया कि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और ये तो लाइफ टाइम 24/7 प्रोजेक्ट है। और फिर उसमें हमारे फैमिली भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि ये काम छोड़ना चाहिए। कोई भी चैलेंज थी तो हमने उसको ले ली कि चलो इसको भी पार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा आपने सारा किया, और हमने कुछ चित्र भी देखे कि प्रेसिडेंट नादन या हमारे प्रधानमंत्री ली सेन लुंग उसको देखने आए। उस समय मतलब उस समय जरूर आपको बहुत एक गर्व, जिसको कहते हैं एक संतोष महसूस हुआ होगा। तो क्या कभी ऐसा डर भी लगता था कि इतना बड़ा काम आपने लिया है और ये अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसा कभी लगा, या लगा कि नहीं है तो इसको तो इस तरह से ही होगा ये? डर तो बहुत लगता है। क्यूरेटर का दिमाग जो है वो 24/7 चलते रहता है और अलग अलग पहलुओं में हमें सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इट्स अ जॉब, सुबह गए शाम को, ये नहीं है। तो हमें हमेशा चुनौतियां आती ही रहती हैं। और मेरे लिए एक चीज मैं कहूंगी, हमेशा मैं अपने आप को भी पूछती थी, मेरे पापा जो मेरे गुरु भी हैं उनको भी मैं पूछती थी। तो ये हमेशा मुझे कहते थे कि जो तुमको काम दिया गया है वो सोच के ही दिया गया है, तो इसको तुम करो क्योंकि तुम्हें भगवान शक्ति देंगे। और कई चुनौतियां थी ऐसी जब हमने ऐसे सोचा कि फैमिली को देखें या प्रोफेशन को देखें, मगर हमेशा मुझे फैमिली की तरफ से भी, मेरे इन-लॉज की तरफ से भी, मेरे हस्बैंड की, सभी की ये इच्छा थी कि नहीं तुम करो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो बहुत यूनिक काम है। नहीं बिल्कुल, बहुत अलग और बहुत अनोखा और बहुत मेहनत वाला। लेकिन जो विरासत आपने सहेज दी है वो बहुत पीढ़ियों तक, कई पीढ़ियों तक सिंगापुर में बरकरार रहेगी। और एक भारतीय समुदाय को जो एक तोहफा मैं कहूंगी मिला है इस काम से,
उसकी कोई तुलना नहीं है। और इसीलिए शायद सरकार की तरफ से आपको इतने अच्छे अच्छे मेडल और ये पुरस्कार मिले और सम्मानित किया गया। जरूर बहुत गर्व हुआ होगा जब पुरस्कार की घोषणा हुई होगी। तो उस समय परिवार का क्या आपके वो था, कि परिवार का जो सहयोग इतना मिला है इस काम को करने में, तो अगर उस काम का रिवॉर्ड मिल रहा है तो क्या परिवार की कोई प्रतिक्रिया थी खास? ऐसे नहीं, हमारी फैमिली में हम लोग बहुत सहज हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि ये तो मतलब ऐसा है कि रिवॉर्ड और अवार्ड के लिए हम तो काम नहीं करते हैं। तो अगर मिलता है और रिकग्निशन तो अच्छी बात है। और ये भी हम समझते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो मैनेजमेंट है, उन्होंने हमें सराहा, तो ये एक सेटिस्फैक्शन होती है। पर हाँ, ये सभी मैं कहूंगी कि मेरे हर माइलस्टोन, मतलब जो मेजर एग्जीबिशंस हैं, सभी के इनॉग्रेशन के लिए मेरे पेरेंट्स आए हैं और प्रेजेंट रहे हैं, और उन्होंने हमेशा मेरे जो इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल माइलस्टोन्स हैं वो मेरे हस्बैंड ने भी इसमें सपोर्ट किया है। आपके बच्चे, 2 आपने कहा बच्चे हैं, तो उनका भी, हाँ, उनकी रुचि है इस तरफ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रुचि है। और कल्चर, मतलब हमारी तो फैमिली ट्रेडिशन है, जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों आर्टिस्ट हैं, पिताजी कला विवेचक भी हैं, कला इतिहास के एक्सपर्ट भी हैं, तो बच्चों को पहले से ही कल्चर में इंटरेस्ट था। और जब मैं संडे को कोई एक्टिविटी, मतलब कई वर्षों चला कि संडे को भी मुझे जाना पड़ता था, सैटरडे संडे भी ऑफिस जाना पड़ता था, क्योंकि कोई इवेंट है तो बच्चे भी आते थे और पार्टिसिपेट करते थे। तो दे ऑल्सो फेल्ट कि उनका जो बचपन था वो काफी एनरिच्ड हुआ, वो अभी भी याद करते हैं। बिल्कुल, ये इतनी अच्छी आपकी बातें हैं और इतनी ज्यादा इनरिचिंग है और इतनी ज्यादा जानकारी वाली है कि ये सिलसिला कई हफ्ते तक हम चला सकते हैं। तो चूंकि इसको हम 2 कड़ी में कर रहे हैं, तो पहली हम यहाँ इसको विराम देते हैं और फिर हम दूसरे में इंडियन हेरिटेज सेंटर, जो कि खास कर भारतीयों के लिए बनाया गया केंद्र है, उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी जुड़ने के लिए और अपना इतना समय देने के लिए। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आपको विनती है।